हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 11.2। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 11.1 में सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, जैसे पहले ही प्रश्न है प्रतिलोम अनुपात से, तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिलोम अनुपात होता ही क्या है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष अनुपात, उसमें x जो था वो समानुपाती था y के। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसके साथ बढ़ रही थी, और एक कम हो रही थी तो दूसरी भी उसके साथ कम हो रही थी। ठीक है, और प्रतिलोम अनुपात में क्या है? प्रतिलोम अनुपात नाम से ही पता है, प्रतिलोम यानी इसका विलोम होगा। यानी कि अगर पहली राशि बढ़ रही है तो क्या होगा? दूसरी राशि कम हो रही है, और अगर वैसे ही पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, यानी एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो x है वो समानुपाती है 1/y के, यानी x है व्युत्क्रमानुपाती तो y के है, और 1/y के क्या है? समानुपाती है। ठीक है, जैसे x जो है समानुपाती है y के, और इसमें क्या है? x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है y के। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये समानुपाती हटाएंगे तो x बराबर 1/y इंटू के, क्योंकि k क्या आता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और जैसे पिछले में क्या था? x बराबर ky, तो k का मान क्या था? x/y। ठीक है, x बराबर ky तो 1/y इंटू के। अब k गुणा में है तो उधर चला जाएगा तो वो भी गुणा में आएगा, यानी x इंटू वाई बराबर k। ठीक है, तो अब ये सूत्र याद रखना है, x गुणा y बराबर k। यानी प्रश्न जो सॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे? x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3। ठीक है, तो अभी इस सूत्र की सहायता से हमें सारे प्रश्न हल करना है। ठीक है, पिछली क्लास में इनसे किया था, अब इसमें क्या करना है? प्रतिलोम में x1 y1 बराबर k। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? ठीक है, हमें इन पांचों में बताना है कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है और कौन जो है वो प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है, तो पहला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यानी अगर व्यक्तियों की संख्या और समय के बीच में हमें बताना है, तो अगर किसी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, अगर हम उसकी जगह 2 व्यक्ति लगा दें तो उसको कम समय लगेगा। यानी कि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य को करने में समय की जो मात्रा होगी वो क्या लगेगी? कम लगेगी। यानी ए की मात्रा बढ़ रही है तो बी की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसीलिए ये क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की मात्रा कम हो रही है। अब दूसरा है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। ठीक है, यानी कि समय और दूरी के बीच में हमें संबंध बताना है। तो चाल तो समान है, तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे समय भी बढ़ेगा। अगर हमें 4 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए कम समय लगेगा, वैसे ही अगर हमें 10 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा। यानी इसमें क्या हो रहा है? दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नहीं है। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। अब तीसरा क्या है? खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। यानी कि क्षेत्रफल और फसल के बीच में बताना है, तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास फसल होगी, है ना। तो अगर मेरे पास ये खेत है तो इसमें इतनी फसल होगी, और इसकी जगह अगर एक मैं बड़ा खेत ले लूँ तो उसमें फसल भी इसकी तुलना में ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल की मात्रा बढ़ेगी तो फसल भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी ये क्या करेंगे? दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब चौथा, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। यानी यात्रा तो निश्चित है, यानी हमें पहुंचना तो एक जगह पे निश्चित है, लेकिन उसमें समय और चाल में अंतर है। तो अगर हम चाल को ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी अगर गाड़ी की स्पीड को तेज़ रखेंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे।
ठीक है। यानी अगर 40 की स्पीड में चलाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और अगर मैं स्पीड को 40 से 100 कर दूँ तो समय क्या लगेगा मेरे पास, कम लगेगा। यानी अगर एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात में होगा, क्योंकि इसमें एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, तो किस में है, चौथा क्या है, प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो पांचवा क्या है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल के बीच में बताना है। तो अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें क्षेत्रफल में कमी आएगी। जैसे अगर मेरे पास एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं और मेरे पास अभी 45 है, तो कितनी जगह खाली है, 5 बच्चों की जगह खाली है। वैसे अगर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा दूँ, 2 संख्या और बढ़ा दूँ, तो अब हो गए 47। तो अब कितनी जगह खाली है, 3 बच्चों के लिए जगह खाली। यानी एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो यानी ये क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, क्योंकि एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। तो यानी पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। तो ये पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब देखते हैं दूसरा। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी अगर एक विजेता है तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 होंगे तो क्या होंगे, 1 लाख को डिवाइड कर दिया तो 50-50 होंगे। वैसे ही अगर 4, 5 और ऐसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, विजेताओं की जो पुरस्कार राशि वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो जितने ज़्यादा लोगों में बांटेंगे 1 लाख रुपए को तो उतने कम होते जाएंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है, ए की मात्रा बढ़ रही है तो बी की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, यानी विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार की राशि कम हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रतिलोम अनुपात में होगा, क्योंकि एक की राशि बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है, इसीलिए ये क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो एक तो हमने जवाब दे दिया व्युत्क्रमानुपाती है। फिर हमें क्या करना है कि अगर विजेताओं की संख्या 1 थी तब तो पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी। ठीक है, और अगर 2 है तो फिर 50,000 है। तो ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर 4, 5, 8 और 10 अगर हो तो उनकी पुरस्कार राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहला उत्तर क्या होगा, इसमें एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, क्योंकि जब संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार की राशि कम हो रही है, इसीलिए क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जब संख्या 4 है तब इसका पुरस्कार क्या होगा, तो वो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात के लिए हमारे पास सूत्र क्या था, x गुणा y बराबर k। ठीक है, ये सूत्र हमें याद रखना है, इसी से प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो इसको मैंने x माना और पुरस्कार को y मान लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, ये तो ज्ञात है, तो क्या लेंगे हम, x3 y3। ठीक है, x3 y3, क्योंकि हमें y3 ज्ञात करना है। ये x4, ये x5, x6 और x7। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x1 का मान हमारे पास है 1, y1 का है 1 लाख बराबर x3 है 4 और y3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये y3, ये y4, y5, y6 और y7। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या करना है, y3। तो अब ये गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो
1 को किससे गुणा करें, 1 लाख से, तो क्या आएगा 1 लाख बटा 4 बराबर y3। तो y3 का मान हमारे पास क्या आएगा, 4 से काटो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बचे तो 4 पंजे 20 और ये 3 0, तो कितना आया 25,000। यानी कि अगर मेरे पास 4 विजेता है तो पुरस्कार की राशि क्या आएगी, 25,000। यानी उन चारों को कितने मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। ठीक है। फिर है x1 y1 बराबर x4 y4। तो 1 इंटू 1 लाख बराबर x4 कितना है मेरे पास 5 इंटू y4 मुझे ज्ञात करना है। तो 1 लाख बट्टा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में, बराबर y4। तो y4 का मान क्या आएगा, 5 से काटो तो कितने पड़ जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएंगे 20,000। यानी अगर विजेताओं की संख्या 5 है तो उनकी पुरस्कार राशि क्या होगी, 20,000 सबको मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगला क्या ज्ञात करना है, x1 y1 बराबर x5 y5। तो 1 इंटू 1 लाख बराबर x5 कितना है मेरे पास 8 और y5 मुझे ज्ञात करना है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 1 लाख बटा 8 बराबर y5। तो y5 का मान मेरे पास क्या है, 8 से काटो, 8 एकम 8 कितने 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, ये 00। ठीक है। तो कितना आया 12,500। यानी विजेताओं की संख्या अगर 8 है तो सबको क्या मिलेंगे, 12,500 सबको मिल जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार की राशि। फिर अगला क्या है, x1 y1 बराबर x6 y6। तो 1 इंटू 1 लाख बराबर x6 कितना है 10 इंटू y6 मुझे ज्ञात करना है। फिर 1 लाख बटा 10 बराबर y6। तो y6 का मान क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आया 10,000। यानी अगर विजेताओं की राशि मतलब संख्या जो है वो 10 होगी तो सब में कितना 10,000 सबको मिल जाएंगे। फिर अब क्या ज्ञात करना है, y7। तो x1 y1 बराबर x7 y7। ठीक है। तो x1 1 इंटू 1 लाख बराबर x7 कितना है 20 और y7 मुझे ज्ञात करना है। तो फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 लाख बटा 20 बराबर y7। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा तो 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएंगे 5,000। यानी विजेताओं की राशि जो आएगी वो कितनी आएगी 5,000। अगर विजेताओं की संख्या है 20 तो उनमें 5,000 सबको मिल जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब तीसरा प्रश्न, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हों। यानी पहले इसमें कितने 4 तीलियां हैं, इसमें 6 तीलियां हैं, इसमें 8 तीलियां हैं। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। ठीक है। यानी तीलियों की संख्या दे रखी है 4, उसमें कोण कितने बन रहे हैं 90 सारे कोण। 6 तीलियां हैं तब 60 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि 8, 10 और 12 तीलियों के लिए इनके कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है। पहले हम कोण ज्ञात करते हैं फिर इन प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है। तो अब संख्या जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे कोण क्या हो रहा है कम हो रहे हैं, यानी प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है। यानी संख्या पहले 4 से फिर 6 8 बढ़ गई और कोण 90 से 60 हो गया, यानी क्या हो रहा है कमी हो रही है। तो जैसे जैसे तीलियां बढ़ेगी कोण का मान कम होता जाएगा। तो अब सूत्र क्या है, x गुणा y बराबर k। तो यह सूत्र हमें याद रखना है। ठीक है। तो फिर अगर हम ज्ञात करें x क्या है 1 2 और x3 x4 और x5, वैसे ये भी y1 y2 y3 y4 और y5। ठीक है। तो अब हम ज्ञात करें y3 y4 और y5 जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्या करें, अगर हम x1 y1 बराबर
x3 y3, क्योंकि y3 ज्ञात करना है इसीलिए x3 y3 लेंगे। ठीक है, x1 है 4 इंटू y1 90 बराबर x3 कितना है 8 और y3 हमें ज्ञात करना है। अब 8 गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 90/8 बराबर y3। तो अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 चौक 8 और 1 बचा तो 2 पंजे 10। फिर y3 का मान क्या आ गया 45 डिग्री। यानी अगर तीलियाँ 8 है तो उनके बीच में कोण कितना बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, फिर अब हम क्या करें y4 ज्ञात करें, तो x1 y1 बराबर x4 y4। तो x1 कितना है 4 इंटू 90 बराबर 10 इंटू y4, 10 गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 90/10 बराबर y4। तो 0 से 0 कट गया तो y4 का मान क्या आया 4 इंटू 9, तो 9 चौक क्या होता है 36। तो y4 का मान हमारे पास क्या आया 36 डिग्री। ठीक है, यानी 10 तीलियाँ अगर हम लगाएंगे उस पहिए में तो सभी कोण 36 डिग्री के बनेंगे। फिर x1 y1 बराबर x5 y5, क्योंकि y5 ज्ञात करना है तो 4 इंटू 90 बट्टा बराबर 12 इंटू y5, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 4 इंटू 90/12 बराबर y5। तो अब किससे कटेगा, तो y5 क्या होगा 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 30 आ गया, यानी y5 क्या आया मेरे पास 30। अगर तीलियाँ 12 है तो उनके बीच में कोण कितने आएंगे 30 डिग्री का। ठीक है, सभी तीलियों के बीच में 30-30 डिग्री का कोण आएगा। अब पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि जब इनकी तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो कोणों के मान भी तो कम हो रहे हैं। जैसे हमने अगर तीलियाँ 8 थी तो कितना निकला 45 डिग्री का कोण, 10 थी तो 36 डिग्री का कोण और 12 थी तो 30 डिग्री का कोण हमने निकाला था। ठीक है, तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है वैसे कोण कम हो रहे हैं, यानी पहले 90 था, फिर 60, 45, 36 और 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये बढ़ रही है एक राशि तो दूसरी कम हो रही है, इसीलिए क्या है प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो अब है दूसरा क्या है, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसी सारणी को आगे बढ़ाएं तो इसमें क्या दे रखा है कि 15 तीलियां हैं तो हमें कोण ज्ञात करना है। और तीसरा क्या है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो तीलियों की संख्या यानी 40 डिग्री कोण दे रखा है और तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हमें ज्ञात करने हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमें, किससे ज्ञात करेंगे हम, पहले तो लिख देते हैं, ये सारणी वापस बना लेते हैं। संख्या और कोण दे रखे हैं, तो क्या क्या दे रखा था, अगर 15 तीलियां हैं तो कोण ज्ञात करना है, और दूसरा क्या था, अगर 40 डिग्री का कोण है तो कितनी तीलियां होंगी। ठीक है, और इसके लिए ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारे पास x1 और y1 था वो क्या था 4 और 90 डिग्री। ठीक है, इनको लेंगे हम, फिर इनके साथ उनका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था 4 और 90 डिग्री। ठीक है, तो इनके सापेक्ष हम इनका ज्ञात करेंगे, यानी ये x1 और y1 है और ये मान लिया आगे x2 y2, तो यानी को p और q मान लिया। ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो यानी कोण को p मान लिया और संख्या को q मान लिया। तो इसका दूसरा क्या है कि पहले संख्या 15 है, यानी हम कैसे ज्ञात करेंगे, x1 y1 बराबर, इसको ले लेते हैं x2 y2। x1 है 4 इंटू y1 90 बराबर x2 क्या है 15 इंटू y2 मैंने क्या माना है p को माना है। ठीक है, ये x3 और y3, तो y2 मेरे पास क्या है p है, तो 15 इंटू p बराबर 4 इंटू 90/15, क्योंकि पहले गुणा में था तो अब भाग में आ गया, तो अब काट दो, 15 एकम 15 और 15 छिंग 90 है ना, तो क्या आएगा p का मान
4 इंटू 6 यानी 6 चौक 24, यानी कि अगर तीलियाँ 15 है तो उनके बीच में कोण कितना आएगा 24 डिग्री का। ठीक है, तो P का मान मेरे पास आ गया 24 डिग्री। अब तीसरा क्या था कि अगर कोण 40 डिग्री है तो हम इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमारे पास x3 यानी P ज्ञात करना है, यानी संख्या ज्ञात करनी है। तो x1 y1 बराबर x3 y3, x1 है 4 इंटू 90 बराबर x3 क्या है Q माना है मैंने, और y3 है 40 डिग्री। तो अब नीचे आ जाएगा 4 इंटू 90 बटा 40 बराबर Q। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा Q बराबर 9 तीलियाँ। यानी अगर 40 डिग्री का कोण है तो उनके बीच में तीलियाँ कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है, यानी 40 डिग्रियाँ हैं तो 9 तीलियाँ उस पहिए में आएगी, और ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है सबसे पहले बच्चों की संख्या। ठीक है, क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या, और क्या दे रखा है, प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिलती, यानी मिठाइयाँ, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, मिठाइयों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है कि 24 बच्चों में बांटा जाए, यानी 24 दे रखी है, और क्या दे रखा है, प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती, यानी 5 आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 24 बच्चे हैं उनमें 5 मिठाइयाँ मिल रही है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, ठीक है, यानी पहले 24 थी तो 4 की कमी हो गई तो कितने आएंगे, 20 बच्चों की संख्या आ गई। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई, यानी 20 बच्चों में प्रत्येक को कितनी मिलेगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2, तो ये x1 ये x2 और ये y1 और ये y2। ठीक है, तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है 24 और y1 है 5 बराबर x2 है 20 और y2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, y2, फिर ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो क्या होगा 24 इंटू 5 बटा 20 बराबर y2। तो y2 का मान क्या आएगा, पहले 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, फिर 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी कितनी बार, 6 बार जाएगा। तो फिर y2 का मान मेरे पास क्या आएगा, y2 बराबर 6, यानी कि अगर बच्चों की संख्या 24 से 20 हो जाए तो प्रत्येक को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 6 मिठाइयाँ। ठीक है, यानी 6 मिठाई के पीस सभी बच्चों को मिलेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है पांचवा प्रश्न, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए भी एक सारणी बना के देखते हैं। सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है पशुओं की संख्या दे रखी है। ठीक है, यानी पशुओं की संख्या, और क्या दे रखा है, दिनों की संख्या, यानी कितने दिन के लिए भोजन मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिन या फिर दिनों की संख्या। तो पशु कितने हैं, सबसे पहले पशुशाला में 20 पशु हैं। ठीक है, तो 20 पशु और उनके लिए भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, 6 दिन के लिए। ठीक है फिर वही भोजन जो है वो बोल रहा है पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, यानी पहले तो 20 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 10 और आएंगे तो 30। अब पशुओं की संख्या तो हो गई 30, और यह भोजन कितने दिनों, यानी यही जो भोजन है 20 पशुओं के लिए तो 6 दिन तक पर्याप्त था, तो अब 30 पशुओं के लिए कितने दिन के लिए होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2, और ये मैंने x मान लिया और ये दिनों की संख्या y मान ली, तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x1 मेरे पास क्या है, 20 इंटू y1 6 बराबर x2 है 30 और y2 मुझे ज्ञात करना है। ठीक है,
अब ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 20 इंटू 6/30 बराबर y2। तो इसमें क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, और y2 का मान मेरे पास क्या आया, 2 इंटू 2, यानी y2 बराबर 4। यानी कि अगर पशुओं की संख्या 30 हो जाए तो वही खाना जो है पहले 20 दिन के लिए 6 दिन में चलता था 20 पशुओं के लिए, अब 30 पशुओं के लिए 4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब छठा प्रश्न, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक सारणी बना के देखते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यानी कार्य करने वाले क्या है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। और क्या दे रखा है कि वो कितने दिन में पूरा करते हैं, यानी दिन बोल सकते हैं या फिर दिनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, 3 व्यक्ति, और कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को लगा दे, यानी पहले तो 3 थे, अब कितने हो गए, 4 व्यक्ति आ गए, तो इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिलोम अनुपात से ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2, और ये x और ये y। ठीक है, तो x1 और x2 y1 y2, तो x1 क्या है, 3 इंटू 4 बराबर x2 है 4 इंटू y2 मुझे ज्ञात करना है। फिर ये भाग में आ जाएगा, तो 3 इंटू 4/4 बराबर y2, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो y2 क्या आएगा मेरे पास, 3। तो क्या हुआ कि अगर व्यक्तियों की संख्या 4 है तो फिर वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अब 7वां प्रश्न, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। ठीक है, ये एक बक्स है, इसमें कितनी बोतलें हैं, 12 है। ठीक है, तो ऐसे 25 बक्सों को रखा जाता है। आगे क्या है, यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक सारणी बना के देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है बक्सों की संख्या। ठीक है, क्या दे रखा है, बक्सों की संख्या। फिर क्या दे रखा है, बोतलें दे रखी है, यानी बोतलों की संख्या। तो कितनी दे रखी है, बक्सों की संख्या दे रखी है, कितनी है, 25 बक्सों को रखा जाता है और उसमें प्रत्येक में 12 बोतलें हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे, यानी बक्सों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक में कितने बोतलें हैं, 20 बोतलें हैं। ठीक है, बक्सों को तो ज्ञात करना है और प्रत्येक में 20 बोतलें हैं। तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2, तो ये है x1 x2 और ये y1 y2। तो x1 क्या है मेरे पास, x2 मुझे ज्ञात करना है, तो x1 है 25 और y1 है 12, और x2 क्या है मुझे ज्ञात करना है, और y2 क्या है 20। अब ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा, 25 इंटू 12/20 बराबर x2। तो किससे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 25 और 5 चौक 20, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x2 क्या आ गया, 5 इंटू 3 यानी 5 तिया 15। तो x2 का मान मेरे पास आ गया 15। यानी अगर बोतलों की संख्या प्रत्येक में 20-20 बोतलें रखें तो बक्सों की संख्या कितनी आएगी, 15। ठीक है, तो 15 बक्सों की संख्या आएगी और यही हमारा आंसर होगा। अब 8वां प्रश्न, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी।
तो क्या दे रखा है हमें, वस्तुओं की संख्या और मशीनों की संख्या। ठीक है, तो क्या क्या है, x1 x2 और y1 y2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र वही है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है मेरे पास 63 इंटू y1 42 और x2 है 54 और y2 मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 54 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा 63 इंटू 42 बटा 54 बराबर y2। अब क्या होगा, ये दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 सत्ते 14, फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 नम 27। ठीक है, फिर 63 और 9, ये भी 9 से कट जाएंगे, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। ठीक है, 7 बार कटेगा ना, 9 सत्ते 63, तो y2 का मान मेरे पास क्या आया, 7 इंटू 7, यानी y2 बराबर 7 सत्ते 49। तो क्या बोल रहा है कि अगर 63 दिन का काम जो है 42 मशीनों से 63 दिन में पूरा होता है, तो वही काम जो है 54 दिन में 49 मशीनों से पूरा हो सकता है, यानी 49 मशीनों की हमें और आवश्यकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न, एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी एक स्थान है, वहाँ पे पहुँचने में उसको कितने, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है तो वो 2 घंटे में पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर वो 80 किलोमीटर चले 1 घंटे में तो उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारणी हमारे पास क्या आ गई, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2 हमारे पास है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y2 ज्ञात करना है। ठीक है, अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर है तो उसको क्या करते हैं, 2 घंटे लगते हैं, और अगर उसको 80 किलोमीटर की उसके पास चाल हो अगर उस गाड़ी की, तो उसको कितना समय लगेगा, उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 है 60 इंटू 2 बराबर 80 इंटू y2। ठीक है, ये गुणा में है तो भाग में आएगा, तो 60 बटा इंटू 2 बटा 10 80, और y2 ज्ञात करना है, 0 से 0, 2 से 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आया, y2 हमारे पास 3 बटा 2 हमारे पास आएगा। कितना आएगा, 3 बटा 2। ठीक है, तो अगर हम इसको काटें हैं तो कितना आएगा, ये 2 एकम 2.5, क्योंकि 1 बच गया तो पॉइंट लग गया, फिर 2 पंजे 10, तो 1.5 घंटे, मतलब क्या हुआ कि 1.5 घंटे हमारा आंसर होगा। यानी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको 1.5 घंटे लगेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सही 1 बटा 2 घंटे। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। यानी अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको 1.5 घंटे वहाँ पे पहुँचने में लगेंगे। ठीक है, अब यही हमारा आंसर होगा। अब अगला प्रश्न 10वां क्या है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। और दूसरा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सारणी बना के देखते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है व्यक्तियों की संख्या सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि कार्य कौन करेंगे, व्यक्ति करेंगे, तो व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, और वो कितने दिनों में पूरा करेंगे तो दिन दे रखे, यानी दिनों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पहले तो है 3 दिन में खिड़कियां लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 कितने, 2 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या 2 और दिनों की संख्या 3। फिर कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। ठीक है, तो बीमार पड़ गया यानी पहले 2 व्यक्ति थे और एक बीमार पड़ गया, तो अब कितने बचे, एक ही व्यक्ति बचा। तो अब एक व्यक्ति जो है उसको कितने दिन लगेंगे वो हमें ज्ञात करना है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि एक ही दिन में
खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी दिनों की संख्या 1 दे रखी है और हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने माना x1, x2 और x3 और ये y1, y2 और y3। ठीक है, तो पहला ही ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या सूत्र लगाएंगे कि हमें क्या ज्ञात करनी है, दिनों की संख्या। तो x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 क्या है 2 × y1 3 बराबर x2 है 1 और y2 मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 को तो किसी से गुणा कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, ये का यही आएगा। तो क्या आ जाएगा, y2 का मान 3 दूनी 6, यानी कि अगर व्यक्तियों की संख्या 1 हो, यानी अकेला व्यक्ति वो खिड़कियाँ कितने दिन में बनाएगा, 6 दिन में। जो 2 व्यक्ति मिलकर 3 दिन में बना रहे, वो एक व्यक्ति कितने दिन में बनाएगा, 6 दिन में। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। फिर दूसरा है कि दिनों की संख्या दे रखी है 1, तो हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर एक ही दिन में पूरा करना है तो कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले x1 y1 बराबर x3 y3। ठीक है, तो x1 क्या है 2 × y1 3 बराबर x3 मुझे ज्ञात करना है और y1 y3 है 1। तो अब इसको 1 से गुणा कर रहा हूँ तो x3 आएगा और ये कितना आएगा। तो यानी क्या हुआ कि x3 का मान भी मेरे पास 6 आया, यानी अगर एक व्यक्ति उस खिड़की को बनाएगा खिड़की को तो उसको 6 दिन लगेंगे, और अगर एक दिन में बनानी है तो व्यक्तियों की संख्या भी हमें 6 की आवश्यकता होगी, यानी 6 व्यक्ति मिलकर उसको एक दिन में बना देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब लास्ट 11वां प्रश्न। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहेगा यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो, तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। यानी 45 अवधि का तो होते हैं 8 कालांश हो जाते हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि अवधि तो उतनी ही है और अगर 9 कालांश लग रहे हैं तो प्रत्येक कालांश का कितना समय होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, एक तो कालांश की संख्या दी है और एक क्या दिया है, प्रत्येक कालांश का समय। ठीक है, तो यानी कालांश की संख्या तो है, अगर 8 कालांश लगते हैं कितने मिनट के, 45 मिनट के, तो ये बोल रहा है कि अगर कालांश की संख्या 9 हो जाए तो ये इन प्रत्येक कालांश का टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। इसको मान लिया मैंने x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 8 × y1 है 45 बराबर x2 है 9 × y2 मुझे ज्ञात करना है। ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। 8 × 45 बटा 9 बराबर y2। फिर 9 से 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो क्या आ गया 8 × 5 बराबर y2। तो y2 का मान मेरे पास क्या आ गया, 8 पंजे 40 मिनट। यानी कि अगर कालांश की संख्या 9 हो जाए तो उसमें प्रत्येक कालांश का समय कितना होगा, 40-40 मिनट के सभी कालांश होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 11.2 यहीं पे समाप्त होती है। और 11वीं प्रश्नावली के 11.1 में तो हमने पढ़ा है कि सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात, और दूसरे में क्या पढ़ा है, प्रतिलोम अनुपात। अब अगर परीक्षा में प्रश्न 1 आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा ये सीधा या प्रत्यक्ष है या फिर ये प्रतिलोम अनुपात है। तो सूत्र दोनों के समान ही है, यानी एक का x1/x2 है और एक का x1 गुणा x2 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सीधा है या प्रत्यक्ष है या फिर वो प्रतिलोम अनुपात है। अगर आपको ये पता चलेगा तभी आप सूत्र लगा पाओगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों राशियां साथ साथ बढ़ रही है, यानी एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ रहा है, तो यानी उसमें सीधा अनुपात है, तो उसमें सूत्र भी x1/y1 x2/y2 लगाना है। और अगर ऐसा है कि एक की संख्या तो बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है, यानी वो प्रतिलोम में चल रहा है, एक का बढ़ रहा है तो दूसरा का कम हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमें x1 गुणा y1 और x2 गुणा y2। तो एक में भाग है, एक में गुणा है, तो ये हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें ये नहीं बताएगा कि ये प्रतिलोम अनुपात में है तो आप इसको ज्ञात करो,
यह सीधा अनुपात है तो उसको ज्ञात करो, नहीं, उसमें केवल ये बोलेगा कि इसका मान ज्ञात करो। तो उसमें हमें खुद को ही पता लगाना पड़ेगा कि ये सीधा है या फिर प्रतिलोम में है। ठीक है। और इस प्रकार आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।